हाँ जी पे क्लास वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। तो शुरुआत करते हैं हम बेटा आज के टॉपिक के साथ, जो हमने एक नया पढ़ना है जिसका नाम है इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। कैसे जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में इंथैल्पी रिलीज होती है कि आपको देनी पड़ती है या एब्जॉर्ब होती है। मतलब इंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो हम अलग अलग टाइप्स की इंथैल्पी चेंज अब पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से रखना, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो है, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स जो है, वो इसी टॉपिक से आते हैं। कहते हैं रिएक्शन इंथैल्पी, जिसको हम किससे सिंबलाइज करते हैं, डेल्टा आर एच, जहां पे आर का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन। कहते हैं ये एक इंथैल्पी चेंज होता है ड्यूरिंग अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो याद रखना, आप जिस भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ये देखो, हमने मीथेन को, ठीक है ना, रिएक्ट कराया ऑक्सीजन गैस के साथ, तो वो क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और हमने रिएक्शन को देखो बैलेंस भी किया। जब भी ये रिएक्शन होगी तो याद रखना इंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का कितना आता है, -890.4 किलो जूल, या मोटा मोटा -890 किलो जूल। तो इस वैल्यू को हम कहते हैं इन रिएक्शन इंथैल्पी। ऐसे ही हम कार्बन को पानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जो हमको क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस। जब ये रिएक्शन होगा तो उस केस में जो इंथैल्पी चेंज आता है वो ये आता है +131.4 किलो जूल। इसका मतलब है इस केस में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये रिएक्शन या ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और इस रिएक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ये रिएक्शन या ये प्रोसेस क्या हो गया बेटा, एंडोथर्मिक हो गया। किसी भी रिएक्शन के लिए आपको इन इंथैल्पी चेंज की वैल्यूज को याद नहीं करना। इन वैल्यूज को याद नहीं करना। जहां पे जरूरत होगी वो अपने आप आपको टीचर देगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फिर आता है बेटा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी। अब स्टैंडर्ड के लिए बेटा हमने वर्ड क्या लगा दिया, नॉट। और स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन। और अगर कोई गैस है तो बेटा प्रेशर कितना होता है, 1 बार। या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा, 1 बार। तो उस केस में हम नॉट लगा देते हैं। अगर आपको हर एलिमेंट के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा हो, तो ओवरऑल अगर आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो टोटल इंथैल्पीज प्रोडक्ट की, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी वैल्यूज को याद कर लो, मतलब ऐड कर दो, माइनस इंथैल्पी रिएक्टेंट्स की, जो जो रिएक्टेंट है उनकी इंथैल्पीज को ऐड कर दो। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। पर इससे न्यूमेरिकल नहीं आता। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंथैल्पीज, ये जो आपने वैल्यू लिखी है रिएक्शन इंथैल्पी, ये कितने टाइप्स की होती हैं। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, जो चीज नहीं समझ में आएगी पूछ लेना। पहला होता है बेटा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या मुझे इस वर्ड का मतलब कोई बता सकता है, फॉर्मेशन? सर बनाना। बनाना, है ना। कोई चीज बनाना। अब वो चीज जो है वो कंपाउंड ही होगा। जब आप कोई कंपाउंड बनाते हो तो
आपको उस कंपाउंड बनाने के लिए हीट देनी पड़ेगी कि मिलेगी? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये स्टैंडर्ड है तो याद रखना उसका अमाउंट कितना बनना चाहिए? 1 मोल फॉर 1 मोल। एंड थर्ड थिंग, वो सिर्फ अकेले होनी चाहिए, ओनली सिंगल, सिर्फ अकेले होनी चाहिए, ओनली सिंगल, उसके साथ और कोई कंपाउंड नहीं बनना चाहिए। 1 मिनट वेट करो। तो उसके साथ कोई कंपाउंड नहीं बनना चाहिए। अब जरा इस रिएक्शन को देखना बेटा। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस प्रोसेस के अंदर कौन सी चीज फॉर्म हो रही है? बताओ। सर CO2। CO2। अच्छा, CO2 का कितना अमाउंट बनना चाहिए? 1 मोल। 1 मोल CO2 को बनाने के लिए आपको कौन कौन से एलिमेंट चाहिए? कार्बन। नेचर में कार्बन किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है? आप कोल ले सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं? ग्रेफाइट। उसका स्टेट क्या होता है बेटा? सॉलिड। CO2 बनाने के लिए उस कोल या ग्रेफाइट को आपको किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ, जो नेचर में कैसे मिलती है? ऑक्सीजन गैस। और इन दोनों को ऐसा बैलेंस करो ताकि यहां पे 1 मोल मिले। तो 1 मोल CO2 को जब आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से बनाते हैं अंडर गिवन कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जो एनर्जी आती है इस केस में बेटा, ये एनर्जी या ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक रिलीज। तो अगर जो एनर्जी आती है उस वैल्यू को आप कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तभी तो हमने यहां पे F लगाया है। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, और सिंस ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो यही वैल्यू इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बन गया। मतलब इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों की एक ही वैल्यू है। लॉजिक समझ में आया? जब कोई भी चीज बननी चाहिए तो वो सिर्फ अकेली 1 मोल बननी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें इस रिएक्शन में और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। सर, क्या मैं इन दोनों रिएक्शन से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकता हूं? तो आंसर है नो। सर क्यों? क्योंकि इन रिएक्शंस में दो दो रिएक्टेंट बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आप ये यूज नहीं कर सकते। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप तभी यूज कर सकते हैं जब कोई भी कंपाउंड अकेला बने और सिर्फ 1 मोल बने। एक और एग्जाम्पल लेके बेटा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मीथेन। मीथेन का बेटा हमने 1 मोल बनाया, और मीथेन एक क्या होती है बेटा? गैस। मीथेन को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट चाहिए? कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस। कार्बन नेचर में क्या हो गया? सॉलिड। हाइड्रोजन नेचर में क्या हो गई? गैस H2। और उसको बैलेंस करने के लिए, सिंस यहां पे 4 है तो हमने यहां पे क्या लगा दिया? 2। तो ये रिएक्शन के लिए हमारे को एनर्जी मिलती है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई? एक्सोथर्मिक। और ये जो एनर्जी मिल रही है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। किसका? मीथेन का।
और यही वैल्यू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बन जाता है। रिएक्शन पूरी के लिए और मीथेन के लिए ये क्या बन गया, फॉर्मेशन। आप मुझे कोई भी कंपाउंड दो, मैं आपको उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल के बता सकता हूं। कहते हैं एक बार अगर आपको सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता चल जाए तो आप उससे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ, इसका मतलब होता है सिग्मा का साइन, ये होता है समेशन का साइन। कहते हैं सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन सारे प्रोडक्ट का माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सारे रिएक्टेंट का। अगर ये नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर ये पॉजिटिव आएगा रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो एंडोथर्मिक हो गया। समझ में आया क्लास? आप में से कोई पूछना चाहता है कि सर इस कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे किसी कंपाउंड का? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरे से पूछा कि सर वी वांट टू नो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ग्लूकोज का C6H12O6। सर अगर हमको ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6। बेटा इसका अमाउंट कितना बनना चाहिए, 1 मोल। ये नेचर में क्या होता है बेटा, सॉलिड। अब ग्लूकोज बनाने के लिए बेटा कौन कौन से एलिमेंट चाहिए हमको? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेचर में कार्बन एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म के अंदर, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज H2 गैस, और ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है बेटा एज O2 गैस। अब सिंस ये वाला अमाउंट 1 मोल रहना चाहिए, इस हिसाब से कार्बन कितना आ रहा है, 6 मोल, तो मैं यहां 6 लगा दूंगा। हाइड्रोजन बेटा कितना आ रहा है, 12, यहां पे 2 ऑलरेडी है तो मैंने 6 लगा दिया। और ऑक्सीजन यहां पे कितना आ रहा है बेटा, 6, यहां पे 2 है तो मैंने 3 लगा दिया। इस रिएक्शन को जब हम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन किसका बेटा, ग्लूकोज का। किसका कहते हैं उसको, ग्लूकोज का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। समझ में आया क्लास? एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूं बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैं आपसे पूछ रहा हूं किसका, वाटर का। अच्छा तो इसका मतलब है वाटर आना चाहिए, ठीक है। तो वाटर कितना बनना चाहिए बेटा, 1 मोल। 1 मोल वाटर जो नेचर में होता है बेटा वो क्या होता है, लिक्विड। और लिक्विड वाटर बनाने के लिए बेटा आपको कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, हाइड्रोजन गैस है ना, और दूसरा कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन गैस। अब इसका अगर 1 मोल चाहिए तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस। ऑक्सीजन के कितने आइटम होने चाहिए, 1, लेकिन यहां पे कितने हैं, 2, इसलिए बेटा मैंने इसको हाफ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और आपको पता है ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बेटा कितनी आती है, 140 किलो जूल के आसपास। 140 भी नहीं, 1 मोल है ना, 235 किलो जूल के आसपास। 235
अप्रोक्सीमेट 235 भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, 280 किलो जूल के, हाँ 285 किलो जूल के आसपास। दिस इज द वैल्यू, 285 किलो तो जूल सर के। कैलकुलेट कैसे? बेटा ये अभी मैं आपको मेथड बताऊंगा कैसे निकालते हैं, पर आपको कोई भी एक वैल्यू याद नहीं करना, ये रिएक्शंस आपको बनानी आनी चाहिए जो मैं बना रहा हूं। यस। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन लिखो, तो बेटा हाइड्रोजन गैस कंबाइन करता है ऑक्सीजन गैस के साथ और क्या बनाता है बेटा, पानी। और मैंने बोला बेटा इसको बैलेंस करो, तो आपने बैलेंस करने के लिए यहां पे लगाया सबसे पहले 2, यहां नहीं लगाया, यहां लगाया सबसे पहले 2 और बाद में यहां पे क्या लगा दिया 2। ये हो गई बैलेंस्ड रिएक्शन। और बेटा इस बैलेंस रिएक्शन से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको हम, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मैंने बोला कि बेटा इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो पानी का, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, पानी का, तो ध्यान रखना पानी कितना बनना चाहिए, 1 मोल। इसलिए हमने बेटा इस पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, जो आपको कितना दे रहा है, H2O लिक्विड, जो कितना अमाउंट आ गया आपका 1 मोल। तो मेरा कहने का मतलब है कुछ रिएक्शंस के लिए, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों के लिए एक ही वैल्यू है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों के लिए एक ही वैल्यू है, लेकिन कुछ रिएक्शंस के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग होता है। तो ये आपको पता करना होगा, दिमाग लगाना होगा कि जो वैल्यू मुझे दे रखी है वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। वो पूछ दे, वो बोलेंगे कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो, क्या पता वो वैल्यू सेम ही हो, लेकिन क्या पता आपको उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह कुछ करना हो सकता है। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, रिएक्शंस ये दोनों बैलेंस्ड है, लेकिन सही बैलेंस्ड ये है क्योंकि जब बैलेंसिंग होती है तो हाफ वगैरह वाले नंबर नहीं आते, फ्रैक्शंस में नंबर नहीं आते। बैलेंस रिएक्शन के अंदर प्रेफर केसेस में नंबर्स जो है वो होल नंबर आता है। और जब फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन किसी एक प्रोडक्ट का होना चाहिए और उसका भी कितना अमाउंट होना चाहिए, 1 मोल। इस रिएक्शन में 2 मोल्स बन रहे हैं, इसलिए ये वाली वैल्यू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकती, ये वाली वैल्यू सिर्फ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी ने कोई चीज कॉपी करनी है तो वो कॉपी कर सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट्स हो तो वो पूछ सकता है। तो ये सब मैं हटा रहा हूं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं नई डेफिनेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन।
अब इसका मतलब क्या होता है? कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? बर्न होना। बर्न करना। लेकिन बर्निंग बेटा हमेशा फ्यूल की जानी चाहिए। सर क्यों? क्योंकि बेटा फ्यूल ही बर्न करके हीट एनर्जी रिलीज करेगा। और सर सिंस ये स्टैंडर्ड है तो फ्यूल कितना बर्न होना चाहिए? 1 मोल। और जब भी आप कोई फ्यूल बर्न करो तो याद रखना ऑक्सीजन एक्सेस में होनी चाहिए या एयर एक्सेस में होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको आप कम हीट में बर्न कर रहे हो, कम एयर में बर्न कर रहे हो, कम ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हो। कम ऑक्सीजन में आप बर्न कर रहे हो तो बेटा आप फ्यूल का क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो। जब आप किसी कार या बस या किसी भी व्हीकल या ट्रक को देखें जिसके पीछे से काला धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान अपनी कार, अपनी व्हीकल की सर्विस टाइम पर नहीं कराता, जिसकी वजह से पेट्रोल उसके कार के इंजन में पूरा बर्न नहीं होता। इस वजह से वो काला धुआं प्रोड्यूस करता है, इस वजह से वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। और नेचुरल रिसोर्स फॉसिल फ्यूल का आप वेस्ट कर रहे हैं एज ए साइंस स्टूडेंट, ये तो बहुत गलत चीज है। तो बेटा कंबशन हमेशा किसका होना चाहिए? फ्यूल का। और जब भी आप कोई भी फ्यूल बर्न करें उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करें या एयर में बर्न करें ताकि आपको अच्छी मात्रा ऑक्सीजन की मिले, जिससे फ्यूल कभी वेस्ट ना हो। तो जब भी फ्यूल अच्छा बर्न करता है तो वो ब्लू फ्लेम देता है, लेकिन अगर फ्यूल इनकम्प्लीट बर्न करेगा तो वो काला धुआं साथ में येलो या फिर रेड फ्लेम देता है। हमारे घरों के अंदर एलपीजी आप जब बर्न करते हैं तो देखना बेटा ब्लू फ्लेम देती है, तो इसका मतलब है कंप्लीट कंबशन। लेकिन अगर वो फ्लेम येलो येलो कलर का आ रहा है, रेड रेड आ रहा है, इसका मतलब है आपका गैस स्टोव खराब हो गया है, उसकी सर्विस होनी चाहिए। अब देखो बेटा फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? बेटा मीथेन भी तो फ्यूल है ना? लेकिन कोई भी फ्यूल अगर स्टैंडर्ड अमाउंट में बर्न करे तो बेटा कितना होना चाहिए? 1 मोल। आप अगर इस फ्यूल को बर्न करते हैं तो एयर एक्सेस में होनी चाहिए। और हमने देखा है कि जब भी आप कोई फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, स्पेशली हाइड्रोकार्बन बर्न करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, साथ में वाटर आता है। और ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, इस वजह से यही वैल्यू इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हो गया और इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी हो गया। अगर ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है तो सिर्फ मीथेन के लिए है, जिसको हम इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन मीथेन का। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये वैल्यू कितनी है बेटा? -890 किलोजूल पर मोल। सिंस ये वैल्यू रिलीज है, क्योंकि बेटा फ्यूल का काम ही होता है हीट प्रोड्यूस करना, इसलिए कंबशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन अगर आप इसको पूरी रिएक्शन के तरीके से देखते हैं तो बेटा ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। तो पूरी रिएक्शन को देख रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सिर्फ आप फ्यूल को देख रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। सर क्या इसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि इसमें कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा। आई होप बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आया। यस सर। अब देखो बेटा अगला एग्जाम्पल।
कार्बन को एयर में बर्न किया गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेटा कार्बन भी तो फ्यूल होता है। सर कैसे? बेटा कोल, चारकोल, कोक, ग्रेफाइट, ये सब किसके फॉर्म्स हैं? कार्बन के ही तो फॉर्म है। और कार्बन तो अच्छा खासा फ्यूल है। आपने कितना बर्न किया? 1 मोल। कितनी एयर में? एक्सेस एयर में क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप कहते हैं बेटा इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इनफैक्ट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। अच्छा, कमाल की बात देखो, इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट भी तो 1 मोल बन रहा है। तो बेटा यही वाली वैल्यू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हो गई। लेकिन फॉर्मेशन किसके लिए है? कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्टिव। इंथैल्पी ऑफ कंबशन किसके लिए है बेटा? कार्बन के रिस्पेक्टिव। और अगर आप इस पूरी रिएक्शन को देखेंगे तो बेटा ये क्या हो गया? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब इसी रिएक्शन को अब ध्यान से देखो बेटा, मैं कैसे लिख सकता हूं? इंथैल्पी ऑफ कंबशन स्टैंडर्ड, लेकिन कंबशन किसका हो रहा है? कार्बन का। सेम किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन वो किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सेम वैल्यू किसके बराबर? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर। तो इसी रिएक्शन को मैं तीन अलग अलग तरीकों से लिख सकता हूं। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? अब आपको बेटा मैं एक और एग्जांपल देता हूं। हाइड्रोजन गैस भी तो बहुत बढ़िया फ्यूल है। 1 मोल एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इसको आप बर्न करो। अब जब मैंने यहां पे 1 मोल ले लिया है तो ये बर्न करके क्या देगा? पानी, लिक्विड। और बैलेंस करने के चक्कर में मैंने ऑक्सीजन के साथ क्या लगा दिया? हाफ। क्योंकि अगर मैं यहां पे 1 मोल लूंगा तो हाइड्रोजन भी यहां पे 2 होना चाहिए। तो मेरे पास 1 मोल वाटर आ गया। अब आप मुझे बताओ इस रिएक्शन से कौन कौन सी इंथैल्पीज आपको पता चलती हैं जो एक दूसरे के बराबर है? कौन कौन सी? सर स्टैंडर्ड Standard एंथैल्पी, enthalpy of रिएक्शन formation. एंथैल्पी वेरी गुड, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन। रिएक्शन। दूसरी आप कौन सी कह सकते हो? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन वो किसके लिए है? पानी के रिस्पेक्टिव। और तीसरी बेटा कौन सी हो जाएगी? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। बेटा वो किसके लिए है? इसके लिए। और इन सब की वैल्यू -285 के अप्रॉक्स आती है। तो इसमें भी मैं कह सकता हूं कि इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, लेकिन मैं किसका लिख रहा हूं? हाइड्रोजन का, बराबर है किसके? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, पानी के। जो किसके बराबर है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। तो इस रिएक्शन के लिए भी ये तीनों वैल्यूज एक बराबर है। लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता। किसी के लिए 2 वैल्यूज एक बराबर हो सकती हैं, किसी के लिए 1 वैल्यू हो सकती है, एंड सो ऑन। बट आपको रिएक्शन लिखने का तरीका आना चाहिए बेटा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। तो आपको इसमें से जो जो कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं ताकि मैं फिर आगे बढ़ सकूं। तो ये सब मैं हटा रहा हूं और आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन की वैल्यू अभी हमने पढ़ी बेटा। अब मेरे से लोगों ने पूछा कि सर आपने इतने सारे फ्यूल्स को बर्न किया,
आपने 1 मोल मीथेन को बर्न किया तो -890 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। आपने 1 मोल कार्बन को या कोल को या चारकोल को बर्न किया, -393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। आपने 1 मोल हाइड्रोजन गैस को बर्न किया तो -285 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इन सब में से सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है? तो उसके लिए हम बेटा क्या निकालते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। अगर 1 मोल बर्न करके इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो आप निकालिए 1 ग्राम कितनी देगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल, मैं कैलोरीफिक वैल्यू निकालता हूं मीथेन की, तो इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना आ रहा है? -890 डिवाइड बाय मीथेन का मोलर मास कितना आता है? 16। ये अप्रोक्सीमेटली -55 किलो जूल पर ग्राम के आसपास आएगा। मैं कैलोरीफिक वैल्यू निकालता हूं कार्बन की, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना आ रहा है? मैं मोटा मोटा 390 ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय 12, तो ये -36 किलो जूल। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले रहा हूं, आ रहा है। मैंने कैलोरीफिक वैल्यू ली हाइड्रोजन की तो -285। कोई मुझे बता सकता है कि हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है? 2। तो बेटा ये वैल्यू आ रही है -140 किलो जूल पर ग्राम के आसपास। पर ग्राम जो सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करता है वो सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। तो लोगों को दिखता है कि भाई मीथेन बहुत बढ़िया फ्यूल है क्योंकि -890 किलो जूल वो रिलीज कर रहा है। नो, कैलोरीफिक वैल्यू बताती है कि फ्यूल सबसे अच्छा कौन सा होता है। जो पर ग्राम 1 ग्राम बर्न करने पर जो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है बेटा, वो सबसे अच्छा फ्यूल है। इनफैक्ट हाइड्रोजन बेटा 3 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है मीथेन गैस से। तो जो लोग अपनी कार के अंदर सीएनजी डलवाते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलो जूल पर ग्राम होती है, लेकिन आपको पता है उस मीथेन के अंदर वो इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि उस मीथेन के अंदर भी कुछ परसेंटेज हाइड्रोजन गैस की भरी जाती है। नहीं तो मीथेन गैस की इतनी एफिशिएंसी कहां है कि इतनी भारी गाड़ी को वो हिला दे। हाइड्रोजन गैस उसके अंदर भरते हैं 2 से 5%, तो जाके उसके बर्निंग की वैल्यू बढ़ती है जिससे वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। आया लॉजिक समझ में? यस इस सर। इस वजह से हाइड्रोजन गैस को रॉकेट फ्यूल्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, तभी वो इतना हैवी रॉकेट को स्पेस में उड़ा सकती है। लेकिन जो गैस ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है उसके साथ एक और प्रॉब्लम आ गई कि इट burns with a pop sound, है ना? तो हम लैब में तो कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो बेटा उसके केस में एक्सप्लोजन हो जाती है।
जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आपके घरों में गैस स्टोव है, तो जब हम गैस लाइटर से गैस स्टोव जलाते हैं तो कभी कभार वन स्ट्राइक में ही गैस स्टोव जल जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि गैस तो रिलीज हो रही है पर लाइटर से स्पार्क नहीं निकलता, तो आपको 2-3 बार टिक 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 करना पड़ता है, जिसकी वजह से एकदम से आवाज आती है बुम करके। क्योंकि बेटा जैसे आपने ऑन किया गैस इकट्ठी होती जा रही है, स्पार्क प्रोड्यूस क्यों? भाई स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो ही तो गैस बर्न करेगी, लेकिन स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होता जिसकी वजह से गैस निकलती रहती है। लेकिन बेटा ये चीज हम हाइड्रोजन गैस के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की एक्सप्लोजन जो है वो 3 गुना ज्यादा होगी खतरनाक। तो इस वजह से वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा उसके साथ जुड़ जाता है, इसलिए हम हाइड्रोजन गैस को डोमेस्टिक फ्यूल इस्तेमाल नहीं करते। और अगर हम करेंगे भी तो उसके लिए जो गैस स्टोव्स होंगे वो कंप्यूटराइज्ड होंगे, ठीक है, वो सिंपल मशीन नहीं हो सकती जो अभी हम यूज कर रहे हैं, दे शुड बी कंप्यूटराइज्ड। प्लस सेफ्टी मेजर्स काफी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे हमको, और जब कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, जब सेफ्टी मेजर्स ज्यादा होंगे तो बेटा सिलेंडर्स और उसके गैस स्टोव वो बेटा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और हर इंसान उसको अफोर्ड कर पाए ना कर पाए वो एक दूसरा अलग इशू आ जाता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस को हमने अभी तक सीमित कहां पे रखा हुआ है? रॉकेट फ्यूल के लिए या फिर इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए, वहां पे भी हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अब हम इसकी कार्स में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऐसे इंजन्स बना रही हैं जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन गैस की कंबशन हो, लेकिन वो बना तो देंगी, लेकिन क्या गवर्नमेंट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवा करवा के देगी क्या? नहीं। इसलिए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स ही हो रहे हैं। क्या कहते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है, वो उसको शायद बहुत टाइम लग जाए। तो लॉजिक समझ में आया बेटा कि कौन सा फ्यूल अच्छा होता है? यस तो सर। कॉपी कर लो इसको फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मीथेन को हमने बर्न किया, पर ग्राम हीट प्रोड्यूस करी 55 किलो जूल के आसपास। हाइड्रोजन गैस की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसलिए सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। ये है हमारा एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन। कहता है गिवन नाइट्रोजन गैस कंबाइन करती है हाइड्रोजन गैस के साथ अमोनिया बनाती है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना है। कहते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मतलब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाती है, और इसको हमने एक्सप्रेस किया है एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो वैल्यू कितनी है -92.4 किलो जूल। अब मुझे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? मतलब अमोनिया कितना बनना चाहिए? 1 मोल। 1 मोल। तो बेटा यहां पे 1 लाने के लिए मैं क्या करूं? डिवाइड बाय 2। वेरी गुड। पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय हाफ या डिवाइड बाय 2। तो ये मेरे पास रिएक्शन क्या आ जाएगी? N2 हाफ मोल गैस प्लस 3/2 H2 गैस gives NH3 गैस। और अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए
मैंने क्या किया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो -92.4 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेरे पास कितना आ गया, -46.2 किलो जूल पर मोल। ये आ गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लॉजिक समझ में आया कैसे निकाला बेटा हमने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? यस सर। कॉपी कर लो इसको फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से सुनना क्योंकि इसके अंदर काफी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। कहते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली वैल्यू है। अब भाई मुझे क्या दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी किसका, कार्बन का। ये वाली वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, -393.5 किलो जूल। अच्छा अब मैं इससे रिएक्शन बनाता हूं। कार्बन है, नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड। सिंस इंथैल्पी स्टैंडर्ड कंबशन है तो कार्बन कितना होना चाहिए, 1 मोल। अब अगर कंबशन है तो ये एयर में बर्न होगा, एक्सेस एयर में जितना चाहिए होगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिलहाल मैं एयर को कैसे लिख रहा हूं, O2। और जब कार्बन एयर में बर्न होगा तो बेटा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 and H2O। वेरी गुड। H2O कहां से आ जाएगा भाई, इसके अंदर हाइड्रोजन है क्या सॉरी इसके सर, अंदर, सॉरी। तो ये क्या दे देगा, सिर्फ CO2 गैस दे देगा। अच्छा इस रिएक्शन को 1 मोल ऑफ कार्बन के बिहाफ पे अगर बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस्ड हो गई। अगर कार्बन 1 मोल है तो मतलब कार्बन यहां पे 1 है, कार्बन यहां पे 1 है, ऑक्सीजन यहां पे 2 है, ऑक्सीजन यहां पे भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन स्टैंडर्ड, वो कितना हो गया, -393.5 किलो जूल। कहता है कैलकुलेट एनर्जी रिलीज जब फॉर्मेशन 35.2 ग्राम होगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब जब 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो एनर्जी रिलीज कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, जब 35.2 grams of CO2 बनेगा तो एनर्जी रिलीज कितना होगा। अभी कितना बन रहा है, इस रिएक्शन में अभी कितना बन रहा है, कोई मुझे बता सकता है, 44 ग्राम। कितना बन रहा है बेटा, तो 44। वेरी गुड। 1 मोल, 1 मोल का मतलब बेटा कितना हो गया, 44 ग्राम। जब 44 ग्राम बन रहा है इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, when 44 grams of CO2 is formed, energy released is कितना, -393.5 kilojoule. Therefore, when 35.2 grams of CO2 is formed, एनर्जी रिलीज्ड कितना हो जाएगा, माइनस साइन भी जरूर लगाना, -393.5
डिवाइडेड बाय 44 इंटू 35.2। सॉल्व करोगे आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल में। तो आप इसको कॉपी करो, सॉल्व करो, और जिसको जो चीज नहीं समझ में आई वो पूछ सकता है। तो सॉल्व करके इसका आंसर जो आप लोग शेयर कर रहे हैं वो आ रहा है -314.8 किलो जूल के आसपास, जो मेरे हिसाब से ठीक है। ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, इतना ही आंसर आएगा। सबने कॉपी कर लिया ये? यस सर। आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं इसके बाद। ये देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का और डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का इतना है। सबका रिस्पेक्टिवली दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालते हैं बेटा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ enthalpy of formation standard of all products minus sum of standard enthalpy of formation of all reactants। अब देखो भाई, प्रोडक्ट में कौन कौन है? ये दोनों है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड enthalpy of formation of N2O प्लस, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्या मुझे कोई बता सकता है कि मैंने 3 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि बेटा ये यहां पे कितना आ रहा है, 3 CO2 आ रहा है ना। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। माइनस, अब हम किसकी बात करेंगे? रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट में कौन कौन है? N2O4 है। तो बेटा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। क्या? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? N2O की वैल्यू बेटा कितनी है? 81 प्लस 3 टाइम्स किसका? कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो कितनी है? -393 माइनस N2O4 कितना दे रखा है बेटा? 9.7 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड जो कितना है बेटा? -110। अब आप इनको सॉल्व कर दोगे, आपके पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा इसके लिए। तो अब आप फटाफट मुझे बताओगे कि A कितना आया, -B कितना आया, और उसके बाद आप निकालेंगे वैल्यू जो आ जाएगा किलो जूल पर मोल, नहीं लगाएंगे इसके अंदर। तो जिसको कोई चीज नहीं समझ में आए वो पूछ सकता है, नहीं तो आप कॉपी कर सकते हैं, आंसर बताएंगे। तो क्या मुझे कोई बताएगा कि A की वैल्यू कितनी आ रही है? सर -1098 1098। अच्छा, और ये कर करा के प्लस आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। और ये कितना आ रहा है सॉल्व यस करके? सर 320.3 320.3। अब ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? -777.7 किलो जूल। तो ये है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन
इस गिवन रिएक्शन के लिए अगर हमें उन सब की इंथैल्पी ऑफ क्या दे रखी है, फॉर्मेशन। कर लिया सबने ये कॉपी बेटा? यस सर। ये हाँ कर लो बेटा कॉपी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली आंसर कितना आ गया, 3184 जो हमने सॉल्व किया था, ये वाला आंसर कितना आ गया, -77.7 किलो जूल। नेक्स्ट जो देखते हैं टाइप ऑफ इंथैल्पी, वो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप स्टेट, आप फेज बदल रहे हो। जैसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड को लिक्विड में बदलना, लेकिन हमने वर्ड यूज किया है स्टैंडर्ड। तो सॉलिड कितना होना चाहिए, 1 मोल। जब आप 1 मोल एक सॉलिड को बदलते हैं लिक्विड में, कैसे बदलेंगे, किस टेम्परेचर पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ऑलवेज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि मेल्ट करने के लिए आपको हमेशा हीट देनी पड़ती है। तो जब आप 1 मोल आइस को किस में बदलते हैं, लिक्विड वाटर के अंदर, तो आपको उसके मेल्टिंग पॉइंट पर 6 किलो जूल ऑफ हीट देनी पड़ती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो कितना होता है 273 केल्विन। समझ में आया क्लास, है ना? अभी मैं कॉपी कराता हूं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, आप वेपर में बदल रहे हैं लिक्विड से गैसियस स्टेट, कितना कन्वर्ट करेंगे, 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट करना है वेपर में, किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट करें, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हमारे पास 1 मोल लिक्विड है, उस 1 मोल लिक्विड को हम किस में बदल रहे हैं, उसके वेपर में, किस टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट पे। इसको मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा वेप एच डॉट, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड से वेपर में या गैस में, हीट देनी पड़ती है। तो आप देख लीजिए हमारे पास वाटर है, कितना अमाउंट है, स्टैंडर्ड अमाउंट कितना, 1 मोल, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर वेपर में या स्टीम के अंदर, तो आपने उसको इतनी हीट देनी पड़ती है। देन आता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल सॉलिड को डायरेक्टली आप कन्वर्ट करते हो गैस या वेपर में एट अ टेम्परेचर जो उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे होता है। हमने उसको सबलाइम करना है, मेल्ट नहीं करना। इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा सब एच डॉट नेट, और ये भी बेटा वैल्यू पॉजिटिव होती है ऑलवेज। ऐसी चीजें जो सबलाइम करती हैं वो कौन कौन सी हैं, आयोडीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर है, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में। कितनी इंथैल्पी दे रहे हैं आप, इतनी इंथैल्पी आप दे रहे हैं। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इसके आगे का पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, है ना। इसका भी अमाउंट हमारे पास कितना है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इतनी इंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी।
तो इंथैल्पी ऑफ अगर सब्लिमेशन निकालनी होती है तो एक्चुअली वो किसके बराबर होती है? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जरा ध्यान से देखिए बेटा, एक सब्सटेंस है ए, सॉलिड है, वो किसमें बदल रहा है? ए, इसके अंदर, गैस के अंदर। तो इसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। लेकिन आप इसी को 2 स्टेप में कर सकते हैं। पहले आप उसको क्या देंगे? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ताकि वो एक इसमें बदल जाए? लिक्विड में। और फिर लिक्विड से उसको आप क्या देंगे? इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, ताकि वो किस में बदल जाए? गैस में। तो एक ही स्टेप को हम 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, इंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो आप सर एक कॉपी चीज कर पूछनी सकते है। हैं, जो जो चीज आपको कॉपी करनी है और जो पूछना चाहते हो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर थर्मोडायनामिक्स का, जिसके अंदर हमने बड़ी सारी इंथैल्पीज पढ़ी और अभी और भी पढ़नी बाकी है, समझ में आया। क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स थर्मोडायनामिक्स में इसी से ही पूछे जाते हैं और बड़े सिंपल है, प्लस माइनस रिवर्स मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे ही करना होता है और आपके आंसर्स जो है वो आ जाते हैं। तो अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी थर्मोडायनेमिक्स में अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना ले। एंड अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ आपका ढंग से, कोई क्वेश्चन आपका है अनआंसर्ड, तो आप मेरे थंबनेल पे मेरा नंबर जो है उस पर शेयर कर सकते हैं। मैं उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आपके लिए सॉल्व करूंगा। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।